दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड में अकबर बीरबल की मजेदार कहानी। दोस्तों, एक दिन बादशाह ने बीरबल से पूछा, क्यों बीरबल संसार के मनुष्यों की बुद्धि एक समान होती है व उसमें कुछ अंतर भी होता है। बीरबल ने जवाब दिया, पृथ्वीनाथ, क्या आपने इस कहावत को नहीं सुना है? सब सयानों का एक मत यानी और सब बातों में तो लोगों की बुद्धि में विभेद पाया जाता है, परंतु स्वार्थ सिद्धि में सबकी मति एक समान ही देख पड़ती है। बादशाह बोला, भला यह कैसे हो सकता है कि बुद्धि तो जुदी जुदी हो और विचार सबका एक हो? बीरबल ने कहा, पृथ्वीनाथ, हाथ कंगन को आरसी क्या? यदि आपको प्रमाण की आवश्यकता हो तो मैं कलह भी सिद्ध करके दिखला देने को तैयार हूँ। बादशाह ने कहा, बहुत बेहतर। दूसरे दिन प्रातःकाल बीरबल ने बादशाह की अनुमति प्राप्त कर सरकारी बगीचे का एक बड़ा हौज जो पानी से लबालब भरा था रिक्त करवा दिया और सारे नगर में ढिढोरा पिटवा दिया कि सब लोग अपने अपने घरों से एक एक घड़ा दूध लाकर हौज को भरें। फिर हौज के ऊपर एक सफेद चादर बिछवाकर उसे भलीभांति ढक दिया। ऐसी तरकीब कर बादशाह को देखने के लिए बुलवा भेजा। समय रात्रि का था। लोगों ने विचार किया कि जब हौज में इतना घड़ा दूध पड़ेगा तो भला उसमें एकाध घड़ा जल छोड़ देने से खराबी क्या खराबी होगी। इसी विचार से प्रत्येक घरों से दूध की जगह पानी ही डाला गया। अंधेरी रात में किसी को भी न सूझा कि हौज में सभी लोग पानी ही छोड़ रहे हैं। उनका निजी अनुमान था कि मेरे सिवा अन्य नागरिक हौज को दूध ही से भर रहे हैं। यदि किसी ने साहस कर देखा भी तो चादर की सफेदी के कारण दूध का भ्रम हो गया। पानी तो नीचे छिपा हुआ था। जब सवेरा हुआ तो बादशाह बीरबल के साथ हौज का दूध खने के लिए गया। बीरबल ने बागवान को हौज की चादर ठाने की आज्ञा दी। जब चादर उठा दी गई तो रोज एकदम पानी से भरा हुआ निकला। उसमें दूध गलेश मात्र भी नहीं था। यह अजीब तमाशा देखकर दशाह दंग हो गया और उसकी समझ में न आया कि आखिर मामला क्या है। जब बीरबल से उसका कारण छा गया तो वह बोला, गरीब परवर, आपने अपनी आंखों खलिया अब भी सब सयानों का एक मत वाली कहावत आनने को तैयार हैं व नहीं? बादशाह ने सशंक होकर उत्तर दिया, बीरबल, कहावत ओ अक्षरशः सत्य प्रतीत होती है, परंतु फिर भी मैं नत्या संतुष्ट नहीं हुआ हूँ, अतएव इसमें और भी खोजबीन करने की आवश्यकता प्रतीत होती है। अब मैं उसका वयं अन्वेषण कर लूंगा, तुझे कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बीरबल तो हृदय से बादशाह का भक्त था, इसलिए चुप हो गया। दूसरे दिन जब बादशाह सोकर उठा तो उसे वही आत वाली धुन समाई। वह अन्वेषण करने के अभिप्राय के भेष बदलकर नगर की तरफ चला। कई चक्कर काटने के तद उसको एक मकान दृष्टिगत हुआ। इसकी दीवारें बहुत ऊंचों न थीं और न कोई टीम टाम की सजावट ही थी, परंतु मकान खूब साफ सुथरा था। बादशाह ने इसी मकान को अपने अन्वेषण का केंद्र ठहराया और द्वार पर पहुंचकर कान की घुंडी खड़खड़ाई। किवाड़ खुल गया। भीतर से एक आदमी ने पूछा, आप कहाँ से आए हैं और आपका यहाँ किससे और क्या प्रयोजन है? बादशाह बोला, मैं एक मुसाफिर हूँ, कल का इस शहर में आया हूँ। मैंने अपना डेरा सराय में डाला है। आज नगर देखने की इच्छा से निकला तो घूमते फिरते रास्ता भूलकर इधर आ पहुँचा। थकावट के कारण मेरे बदन में पीड़ा हो रही है, इसलिए कुछ समय तक विश्राम लेकर अपनी थकावट दूर करना चाहता हूँ। बादशाह के प्रस्ताव को मकान मालिक ने स्वीकार करते हुए उसे भीतर बुला लिया और एक चारपाई दिखलाकर विश्राम करने की आचा दी। बादशाह चारपाई पर जा पड़ा और मकान मालिक अपना निजी काम करने लगा। जब वह सब कामों से निपट चुका तो मुसाफिर के पास आया और उससे कुछ खाने पीने का अनुरोध किया, परंतु बादशाह ने उसके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उससे मकान मालिक से आपसदारी की बातें होने लगीं। मुसाफिर, बादशाह भाई, कल मैं इस नगर में आकर एक ढिढोरा सुना था, क्या यह बराबर प्रति मास पीटा जाता है? वह इसी बार पीटा गया था।
मैं बड़े आश्चर्य में पड़ गया हूँ कि इस ढिढोरे से बादशाह का क्या प्रयोजन है। मकान मालिक ने उत्तर दिया, नहीं भाई, पहले ऐसा कभी नहीं सुनने में आया था। कल ही अचानक यह नई बात सुनने में आई। मुझे इसका भेद कुछ भी नहीं मालूम है। उसने फिर पूछा, तो बादशाह इतने दूध को लेकर आखिरश करेगा क्या? मकान मालिक, भाई चाहे वह जो कुछ भी करे, परंतु मैं आपसे सत्य दो बतलाता हूँ कि मैं तो दूध की जगह हौज में पानी हो डाल आया था। मैंने देखा कि शहर में जब सभी लोग दूध की तलाश में है तो इतना दूध कहाँ से आवेगा, और यदि हजारों घड़े दूध में एक घड़ा पानी ही डाल दूंगा तो उससे क्या होता जाता है? बादशाह ने मुस्कराकर कहा, बेशक युक्ति तो आपने अच्छी निकाली, परंतु यह बात कहीं बादशाह की कानों तक पहुँचे तो फिर आपकी कौन सी दुर्गति हो, इस पर भी आपने कुछ विचार किया था? मकान मालिक ने कहा, भाई यह बात किसी प्रकार प्रकट नहीं हो सकती। बादशाह ने सोचा कि अब अपना असली स्वरूप इस पर प्रकट कर देना चाहिए ताकि अपनी धूर्तता पर इसे पश्चाताप हो। वह तुरंत अपना ऊपरी लिबास हटाकर शाही लिबास में प्रकट हुए। मकान मालिक बड़ा भयभीत हुआ और उसका मुख मलिन हो गया। तब बादशाह उसे ढांढस बंधाते हुए बोले, तुम घबराओ नहीं, इससे तुम्हारा कोई अनिष्ट न होगा। फिर असल बात तो यह है कि आपने अपने मूत्र से ही अपना दोष स्वीकार किया है। सुनो, मैं यहाँ किसी अपराधी को दंड देने के अभिप्राय से नहीं आया हूँ, केवल मुझे झूठ सब की जांच करनी थी। जो मैं शाही लिबास में आया होता तो यह बात मुझे न मालूम होती। इस प्रकार उस मकानदार को निर्भय कर बादशाह अपने चेहरे को फिर नकली लिबास में ढक लिया और उससे विदा हो एक दूसरे धनी के घर जा पहुँचे। यह धनी अपनी दयालुता के कारण सारे नगर में विख्यात हो रहा था। बादशाह ने उससे भी अपनी वही पहली युक्ति निकाली, यानी अपने को बहुत थैका मांदा बतलाकर थोड़ी देर के लिए आश्रय मांगा। वह रईस बादशाह की थकावट सुन दद्याद्र होकर बोला, मियाँ मुसाफिर, यह घर आपका ही है, आप सानंद जितनी देर जी चाहे विश्राम कर लो। वह सामने कई चारपाइयाँ पड़ी हुई हैं, वहां पर आपको सब प्रकार का सुपास मिलेगा। बादशाह ने कहा, महाशय जी, मैं अपने भार से आपको दद्याने नहीं आया हूँ, बल्कि थोड़ी थकावट मिटाकर राही हो जाऊंगा। फिर उन दोनों में देशकाल की बातें छिड़ी। बातों दो में फंसाकर बादशाह ने फिर उससे वही बात छेड़ी। तब रईस बोला, भाई, किफायत सभी को पसंद है। दूसरे लोगों ने चाहे भले ही दूध डाला हो, परंतु मैंने तो पानी ही डाला है। बादशाह ने कहा, परंतु इस पर आपने आगा पीछा का विचार नहीं किया, नहीं तो दूध की जगह पानी न डालते। अगर किसी प्रकार यह बात बादशाह को प्रकट हो जाएगी तो आप राजाज्ञा भंग करने के अपराधी होंगे। धनाढ़ ने कहा, सिवा मेरे और आपके दूसरा कोई भी मनुष्य इस बात को नहीं जानता। यदि तुम नहीं कहोगे तो बादशाह किसी प्रकार नहीं जान सकता। बादशाह ने अपना नकली लिबास उतारकर अलग रख दिया और उसके देखते दो असली लिबास में हो गया। कांटो तो बदन में लोहू नहीं, बेचारा धनाढ़ एकदम ठिठुक गया। उसके हवास गुम हो गए। तब बादशाह उसे आश्वासन देते हुए बोला, चिंता करने की कोई बात नहीं है। जैसे आपने किया है उसी प्रकार सभी लोग अपने दो घर किया करते हैं, परंतु उसके लिए किसी को दंड नहीं दिया जाता। उसे धीरज दे। बादशाह शाही पोशाक बदलकर चला गया और बीरबल के पांडित्य की सतत प्रशंसा की। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। बीरबल अपनी चालाकी से बादशाह को बारंबार नीचा दिखाया करता, जिससे वह बीरबल से हमेशा शर्मिंदा रहता था। एक दिन बादशाह ने बीरबल से बदला लेने का विचार किया। अच्छे अच्छे वैज्ञानिकों और कारीगरों से सम्मति लेकर अपने रहने के कमरे में एक ताक इस ढब का बनवाया कि जिसके जरिए बीरबल को धोखा दिया जा सके। उसमें कोई ऐसी वैज्ञानिक वस्तु लगा दी गई थी कि जिस पर हाथ रखते ही उससे चिपक जाता था। एक दिन बादशाह अपने कमरे में बैठा हुआ पुस्तकावलोकन कर रहा था। इसी समय बीरबल भी आ पहुंचा। बादशाह बीरबल को देखकर मन में बड़ा प्रसन्न हुआ।
प्रगट में बोला, बीरबल जरा उस ताक पर का सेब तो लेते आना, उसके लिए मैं बड़ी देर से इंतजार कर रहा हूँ। सेब पहले से इसी अभिप्राय से रखा गया था जिससे बीरबल का हाथ आसानी से उस वैज्ञानिक ताक में फंसाया जा सके। संदेह हो जाने पर बीरबल हाथ में आने वाला असामी नहीं था। आज्ञा पालन कर बीरबल सेब लेने के अभिप्राय से ताक पर अपना हाथ बढ़ाया। सेब पर पहुंचने से पहले ही उसका दाहिना हाथ उस ताक से चिपक गया। तब बीरबल ने अपना दूसरा हाथ पहले हाथ को छुड़ाने के अभिप्राय से लगाया। वह भी उसी में फंस गया। बीरबल बहुत घबराया और मारे लज्जा के उसका सिर नीचा हो गया। बादशाह ने विचार किया कि बीरबल अभी तक नहीं आया, ताक में फंसकर घबराता होगा, इसलिए उसे छुड़ाना चाहिए। वह टहलता हुआ उसके पास गया और बीरबल को ताक में फंसा हुआ देखकर बोला, क्या खूब! मेरी चीजें बराबर चोरी जाया करती थीं, परंतु मुझे चोर का पता नहीं चलता था। आज सौभाग्यवश चोर की गिरफ्तारी हो गई है। जाओ बीरबल, तुम्हारा यह पहला कसूर समझकर माफी देता हूँ, लेकिन फिर कभी ऐसा काम न करना। बीरबल इस घटना से बड़ा लज्जित हुआ और उसके मुख से कोई जवाब न निकला। तब बादशाह ने अपने राजगीरों को आशा देकर उसका हाथ छुड़वा दिया। अब बीरबल को छिपाने के लिए बादशाह को सच्चा मशाला मिल गया। वह बार बार उसका याद दिलाकर बीरबल को नीचा दिखाता और बेचारा बीरबल चुप रह जाता। एक दिन बीरबल ज्यों ही दरबार में आया त्यों ही बादशाह ने उससे छेड़खानी की। क्यों बीरबल, वह ताक का सेब कहाँ है? बीरबल फिर भी कुछ उत्तर न दिया। बादशाह को इसमें बड़ा आनंद आता और वह नित्य किसी न किसी समय ताक वाला सेब कहकर बीरबल को लजवाता। बेचारा बीरबल चुप रह जाता। जब उसके नाकोदम आ गया तो बादशाह के छिपाने की तरकीब सोचने लगा। एक दिन बीरबल ने तीर्थयात्रा का बहाना कर बादशाह से 2 मास की छुट्टी ली। उसकी छुट्टी मंजूर हो गई। बीरबल घर पहुंचकर एक नया ढोंग रचकर अपना वेश परिवर्तन कर साधु का स्वरूप धारण किया। इस प्रकार खूब बंठन कर थोड़ी रात गए घर से बाहर निकला और रातों रात उस जंगल में जा पहुंचा जहां बादशाह शिकार खेलने जाया करता था। एक सघन झाड़ी के अंदर आराम से पड़ रहा। दैवात संध्या काल में बादशाह भी शिकार खेलने गया। एक हिरन चौकड़ी भरता हुआ उसके आगे आया। बादशाह ने अपना घोड़ा हिरन के पीछे डाल दिया। वह इतनी तेजी से भागा कि उसके सब साथी पिछड़ गए। अंत में हिरन एक घने जंगल में पहुंचकर आंख से ओझल हो गया। कोई आगे पीछे नहीं दिख पड़ता था। बादशाह बहुत घबराया क्योंकि उसे जंगल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मालूम था। दैवात बादशाह को जोर से टट्टी लगी। वह घोड़े को एक पेड़ से बांधकर घनी झाड़ियों की तरफ गया और पाखाने फिरने लगा। एक भयानक भेषधारी राक्षस रूप, काला भुषुंड, बाल बढ़ाए, बड़े बड़े दांत आगे को निकाले विहंगम डीडौल का दिखलाई पड़ा। वह डांकता कूदता तथा उछलता हुआ दहाड़ने लगा। थोड़ी देर बाद वह बादशाह के समीप आ पहुंचा और अपनी तेज आंखों से घूर कर बोला, तू बड़ा प्रजापीड़न करता है, अतएव आकर मेरा भक्ष बन। उसका इतना कहना था कि बादशाह एकदम भयकातर हो गया और कांपता हुआ उस देव से बोला, हे देव, मैं आपके सामने प्रतिज्ञा करता हूँ कि आज से फिर प्रजा को कभी न सताऊंगा। आप कृपा कर मुझे जीता जागता छोड़ दीजिए। तब उस देव से अधिक कुछ करते न बना और बादशाह से कहा, अब तेरे प्राण बचने का एकमात्र यही साधन है कि तू मेरे जूतों को अपने सिर पर रखकर 1 फरलांग मेरे साथ चले। अन्य कोई उपाय मेरे पास नहीं है। यदि जान बचाना चाहता है ता आगे आ। मरता क्या न करता। बेचारा बादशाह उसकी लाल पीली आंखें देखकर थरथर कांप रहा था। दरवश उसके प्रस्ताव को स्वीकार किया। बादशाह को जूता ढोने पर उद्यत देख विशालकाय दैत्य को दया आ गई और उसे बिना किसी प्रकार का दंड दिए ही छोड़ दिया। बादशाह नगर को चला गया।
एक बीरबल की छुट्टी पूरी हो चुकी थी, अतएव अपनी ड्यूटी पर हाजिर होने का निश्चय कर वह अपने घर आया। जब बादशाह को विदित हुआ कि बीरबल तीर्थाटन कर लौट आया है, तो एक दूत उसे बुलाने को भेजा। बीरबल बादशाह के बुलावे पर तुरंत दरबार में हाजिर हुआ और अदब से सलाम कर अपनी जगह पर जा बैठा। बादशाह को अब भी पहली बात की ढक सवार थी। वह बोला, बीरबल ताक पर का सेव। बीरबल ने उत्तर दिया, जी हुजूर पाखाने वाला देव। बीरबल के इस उत्तर से बादशाह की आंखें खुल गई और वह अपने किए पर शर्मिंदा हुआ। उसी दिन से सवाल का जवाब पाकर फिर उसने बीरबल से सेव की बात कभी न छेड़ी। कालांतर में उसे विदित हो गया कि जंगल वाला देव और कोई न था, बल्कि वह बोरबल की होकर तूत थी। अतएव देव का भ्रम जो उसके हृदय में समा गया था, वह क्रमशः जाता रहा और दिन सानंद बीतने लगे। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों, दिल्ली शहर में एक सनातनी धनवान रहा करता था। उसके कुकृत्यों से अक्सर लोगों को बड़ी तकलीफ होती थी, परंतु वह धनाढ्य किसी की एक न सुनता। वह हमेशा गुप्त रूप से मनमानो किया करता था, परंतु ऊपर से बादशाह के भय से भलामानस बना रहता। एक दिन उसे एक नई शरारत सूझी। एक चित्रकार को बुलवाकर उसे अपना चित्र बनाने की आशा दी। उससे पहले ही ऐसी शर्त तय करा ली कि अगर चित्र बनाने में बार भर भी अंतर पड़ेगा तो पुरस्कार नहीं दिया जाए। दोनों की आपस में लिखा पढ़ी हो गई। वह घर जाकर बड़ी सावधानी से चित्र बनाने लगा। चित्र बनकर तैयार हो गया तो उसे लेकर धनवान के पास पहुंचा। जब उसके आने का समाचार नौकरों ने दिया तो वह अपनी सूरत बदलकर उसके सामने आया। उसे देख बेचारा चितेरा दंग हो गया। उसके मुख से कोई स्पष्ट उत्तर नहीं निकलत था। लाचार दूसरा चित्र फिर से बना लाने की प्रतिज्ञा कर घर लौट गया। नए स्वरूप का जब दूसरा चित्र बनाकर ले गया तो फिर उस रईस ने अपना आकार बदलकर उसमें अंतर दिखलाया। इसी प्रकार चित्रकार ने क्रमशः 5 चित्र बनाकर तैयार किया, परंतु उसकी धूर्तता के कारण कोई चित्र की उसके चेहरे से न मिल सका। अंत में चित्रकार को उसकी ठगी पर संदेह हो गया और वह उससे अपना पुरस्कार मांगा। रईस उसे फटकारता हुआ बोला, तू इतना भी समझदारी नहीं रखता। जब मेरे अनुकूल चित्र ही नहीं बना सकता तो फिर पुरस्कार किस बात का लेगा। नाहक इसी विरते पर अपने को चित्रकार बतलाकर लोगों को ठगता है। सीधे यहाँ से चला जा, नहीं तो मैं तेरी धूर्तता का भली भांति बदला चुकाऊंगा। गर्जे इसी प्रकार दोनों के दरमियान देर तक तू मैं हुई, फल कुछ न निकला। लाचार होकर विचाराह चित्रकार बीरबल की शरण में गया। अपना सारा समाचार कहकर बीरबल को 5 चित्रों को दिखलाया। सब बातों को देख सुनकर बीरबल ताड़ गया कि उस रईस ने इस विचारे को ठगा है। उसको स्वरूप बदलने की विद्या हासिल है, जिस कारण इसे सहल में हो ठग लेता है। वह बोला, यदि तुम मेरे कहे अनुसार चलोगे तो तुम्हें अवश्य लाभ होगा। चित्रकार सहमत हो गया। बीरबल ने कहा, बाजार से एक अच्छा शीशा खरीद लावो। फिर 2-3 दिनों के पश्चात उसे लेकर उस रईस के पास जाना। साक्षी के लिए गुप्त रूप से मेरे 2 कर्मचारी तुम्हारे साथ रहेंगे। उससे जाकर कहना कि इस बार मैं आपका उत्कृष्ट चित्र खींच लाया हूँ। जब देखने को मांगे तो वही शोषा उसके सामने रख देना। शीशा में वह अपना स्वरूप बदल न सकेगा और इस भांति आसानी से तुम्हारे काबू में आ जाएगा, कारण कि दर्पण में उसका तात्कालिक स्वरूप भाषित होगा। कई दिनों का अंतर देकर चित्रकार बाजार से एक हलब्बा शीशा खरीद लाया। फिर गुप्तचरों के साथ रईस के घर गया और उससे मिलकर बोला, महाशय जी, इस बार मैं बहुत होशियारी से आपका चित्र बना लाया हूँ। आशा है कि मेरे इस कठिन परिश्रम से आप खुश होंगे। ऐसी चौखाई की बातें दर्पण रईस के सामने रख दिया। धनाढ्य बोला, वाह क्या खूब! यह मुझे आईना क्यों दिखला रहा है? वह चित्र दिखला जिसकी तूने अभी इतनी प्रशंसा की है। चित्रकार ने उत्तर दिया, महाशय जी, यही आपका तद्रूप चित्र है।
तब तो रईस के कान खड़े हो गए और वह अपनी ठगी छिपाने के लिए उससे बोला, तुझे मैंने अपना चित्र बनाने को भला कब कहा था? चित्रकार ने कहा, आप बात क्यों पलटते हैं? आपके आर्डर से मैंने बारी बारी 5 चित्र बनाकर दिखलाया, परंतु हर बार आपने नापसंद कर मुझे कोरा लौटा दिया। अब इस बार इतनी कतरब्योत कर बना लाया तो नकारने पर कटिबद्ध हुए हो। यह नहीं होने का। मेरे आपके बीच जो शर्तें पहले निश्चित हो चुकी हैं उसे पूरी कीजिए। रईस ने देखा कि यह तो अच्छी बला लेकर आया है, इसे मूर्ख बनाकर ठगना चाहिए। वह एकदम नकर गया। तब बीरबल के गुप्तचर बोले, आपको बादशाह के पास चलना पड़ेगा। आपने इससे 6 बार चित्र बनवाया और रुपया एक भी नहीं दिया, अब तुम्हारी ठगी नहीं चलने की। रईस आंख दिखलाता हुआ उत्तर दिया, वाह, अच्छे आए। तुम मुझे दरबार में ले जाने वाले कौन होते हो? तब गुप्तचरों ने अपना असली लिबास खोलकर दिखलाया। रईस का होश ठिकाने आ गया और विवश होकर चित्रकार को रुपए देने पर उतारू हुआ। मामला बढ़ चुका था, इसलिए सिपाहियों ने उसे ऐसा न करने दिया और पकड़कर बीरबल के पास ले गए। बीरबल तो उसके ठगी का हाल पहले ही सुन चुका था। जब वह आया तो उससे बहुतेरा प्रश्न उसी संबंध का किया, परंतु वह उन प्रश्नों का एक भी उचित उत्तर न दे सका। बीरबल ने उसे 10 मिनट में सोचकर उत्तर देने की आज्ञा दी। फिर भी कुछ न बोला। बोलता कहाँ से कहीं बालू पर भीत उठाई जा सकती है। बीरबल ने सिपाहियों को कोड़े लगाने की आज्ञा दी। वे पास ही में उपस्थित थे। हुक्म पाते ही कोड़ा लेकर आगे आए। कोड़ा देखते ही रईस का होश ठिकाने आ गया और उसने तुरंत अपना दोष स्वीकार कर लिया। बीरबल उसे कठिन दंड देकर जेल भेज दिया। दोस्तों, वीडियो को एक लाइक जरूर करें। बीरबल की खिचड़ी। दोस्तों, अकबर के शहर फतेहपुर सिकरी में सर्दियों के दौरान काफी ठंड पड़ती थी। एक बार बादशाह ने यह घोषणा करवा दी कि वह सोने के 1000 सिक्के उसे देंगे जो शाही महल के बाहर स्थित ठंडी झील में पूरी रात खड़े होने की हिम्मत करेगा। कई दिनों तक अकबर के पास कोई भी नहीं आया। फिर एक दिन एक गरीब ब्राह्मण दरबार में आया। अकबर उस गरीब आदमी को देखकर हैरान रह गए। वह बहुत कमजोर और बीमार था। अकबर ने पूछा, तुम काफी कमजोर और बीमार हो, तुम इस मुश्किल चुनौती को क्यों लेना चाहते हो? ब्राह्मण बोला, मेरे राजा, मैं एक गरीब आदमी हूँ। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जो भूखे हैं। मुझे पैसों की जरूरत है। अकबर राजी हो गए। ब्राह्मण को 2 पहरेदार झील में लेकर गए। ब्राह्मण ने अपने सारे कपड़े उतारकर जल में प्रवेश किया और पहरेदारों की निगरानी में बर्फ जैसे ठंडे पानी में पूरी रात खड़ा रहा। अगली सुबह पहरेदार ब्राह्मण को दरबार में लेकर गए। अकबर ब्राह्मण की बहादुरी पर हैरान था। उसने पूछा, तुमने सारी रात ठंडे पानी में खड़े रहने के लिए प्रबंध कैसे किया? क्या तुम्हें ठंड नहीं लगी? ब्राह्मण ने कहा, जी महाराज, मुझे बहुत ठंड लग रही थी, पर तभी मैंने उन दीपकों को देखा जो महल के मीनारों में चमक रहे थे। मैं सारी रात उन्हें देखता रहा और उन्होंने मुझे गर्म रखा। जब अकबर ने यह सुना तो वह ब्राह्मण से बोला, दीपक ने सारी रात तुम्हें गर्म रखा है? यह तो धोखेबाजी है। तुमने अपना कार्य ईमानदारी से नहीं किया। तुम्हें कोई सोना नहीं मिलेगा। और उसने पहरेदारों को आदेश दिया कि वे ब्राह्मण को दरबार से बाहर निकाल दें। गरीब ब्राह्मण बहुत परेशान था। वह जानता था कि बादशाह ने उसके साथ अन्याय किया है, लेकिन बादशाह के साथ तर्क कौन करता? वह दुखी होकर घर चला गया। जब यह सब हुआ तब बीरबल दरबार में उपस्थित था। उसने सोचा, बादशाह बहुत मनमानी कर रहे हैं। मुझे उन्हें सबक सिखाना चाहिए ताकि ब्राह्मण को वह सोने मिल सके जिसका वह हकदार है। बीरबल अकबर के पास गए और सम्मान के साथ झुककर कहा, जहांपना, मैंने अपने मित्रों के लिए एक दावत का आयोजन किया है। मैं आपको और सभी मंत्रियों को आमंत्रित करना चाहता हूं।
कृपया आज शाम को दावत के लिए मेरे घर पर पधारें। अकबर यह सुनकर बहुत खुश हुआ। शाम को अकबर ने खबर भिजवाई कि वे आ रहे हैं, परंतु बीरबल ने कहला भेजा कि अभी खाना तैयार नहीं हुआ है। जब तैयार हो जाएगा तो खबर भेज दूंगा। जब बहुत देर तक खबर नहीं आई तो अकबर स्वयं अपने मंत्रियों के साथ बीरबल के घर पहुंच गया। पर जब उन्होंने बीरबल को घर के आंगन में देखा तो वे हैरान रह गए। बीरबल थोड़ी सी आग जलाकर उसके पास बैठा हुआ था, जबकि जो बर्तन आग पर होना चाहिए था वह एक पेड़ की एक शाखा पर ऊंचा लटक रहा था। अकबर ने बीरबल से पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि तुम क्या कर रहे हो? बीरबल ने कहा, जिल्ले सुभानी, मैं हम सभी के लिए स्वादिष्ट खिचड़ी बना रहा हूं। इस बात पर बादशाह जोर से हंसने लगे। उन्होंने कहा, मूर्ख, तुम्हें क्या लगता है आग से गर्मी खिचड़ी तक पहुंच जाएगी? तुमने बर्तन ऊंची शाखा पर रख दिया है। बीरबल ने कहा, महाराज, आग की गर्मी बर्तन तक उसी प्रकार पहुंच जाएगी जिस प्रकार महल के दीपक से गर्मी उस दिन गरीब ब्राह्मण तक पहुंची थी। अकबर ने हंसना बंद कर दिया। उन्हें एहसास हो गया कि बीरबल क्या कहना चाहता है। अगले दिन उन्होंने ब्राह्मण को बुलाया और वादे के अनुसार उसे 1000 सेने के सिक्के दिए। ब्राह्मण ने बादशाह का आभार व्यक्त किया और आशीर्वाद दिया। अकबर ने बीरबल को देखा तो बीरबल मुस्करा दिए। दोस्तों, एक बार एक अजनबी व्यक्ति बादशाह अकबर के दरबार में आया और बादशाह के सम्मान में झुककर उसने कहा, जहां पन्हा, मैं बहुत सारी भाषाओं में बात कर लेता हूं। मैं आपकी बहुत अच्छी सेवा कर सकता हूं यदि आप मुझे अपने दरबार में मंत्रियों में शामिल कर लें। बादशाह ने उस व्यक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उसने अपने मंत्रियों को उस आदमी से विभिन्न भाषाओं में बात करने को कहा। अकबर के दरबार में अलग अलग राज्यों के लोग रहते थे। हर किसी ने उससे अलग अलग भाषा में बात की। प्रत्येक मंत्री जो आगे आकर उससे अपनी भाषा में बात करता, वह व्यक्ति उसी भाषा में उत्तर देता था। सारे दरबारी उस व्यक्ति की भाषा कौशल की तारीफ करने लगे। अकबर उससे बहुत प्रभावित हुआ। उसने उसे अपना मंत्री बनने की पेशकश की, किंतु व्यक्ति ने कहा, मेरे मालिक, मैंने आज कई भाषाओं में बात की। क्या आपके दरबार में कोई है जो मेरी मातृभाषा बता सके? कई मंत्रियों ने उसकी मातृभाषा बताने की कोशिश की, परंतु असफल रहे। वह व्यक्ति मंत्रियों पर हंसने लगा। उसने कहा, मैंने यहाँ के बारे में सुना है कि इस राज्य में बुद्धिमान मंत्री रहते हैं, किंतु मुझे लगता है कि मैंने गलत सुना है। अकबर को बहुत शामिर्दगी हुई। वह बीरबल की ओर सहायता के लिए कुछ करो। बीरबल ने उस व्यक्ति से कहा, मेरे दोस्त, आप थके लग रहे हैं। आपने निश्चय ही यहाँ दरबार तक आने में बहुत लंबा रास्ता तय किया है। कृपया आज आप आराम करें। मैं कल सुबह आपके प्रश्न का जवाब दे दूंगा। वास्तव में व्यक्ति बहुत थका हुआ था। उसने बादशाह से जाने की आज्ञा ली और चल दिया। उसने स्वादिष्ट खाना खाया और शाही अतिथि कक्ष में आराम करने चला गया। सभी मंत्रियों के जाने के बाद अकबर ने बीरबल से कहा, तुम इस व्यक्ति के प्रश्न का उत्तर कैसे दोगे? बीरबल ने कहा, जहां पना, चिंता नहीं करें, मेरे पास एक योजना है। उस रात जब महल में हर कोई गहरी नींद में सो रहा था, तब बीरबल ने काला कंबल अपने चरों ओर लपेटा और चुपके से अजनबी व्यक्ति के कक्ष में गया। बीरबल ने घास की टहनी से व्यक्ति के कान में गुदगुदी की। व्यक्ति तुरंत उठ गया, किंतु जब उसने अंधेरे में काले शरीर वाला देखा तो उसने सोचा कि वह भूत है। उसने उड़िया भाषा में चिल्लाना शुरू कर दिया, हे भगवान जगन्नाथ, मुझे बचाओ, मुझ पर भूत ने हमला कर दिया है। अचानक बादशाह ने अपने मंत्रियों सहित कक्ष में प्रवेश किया। बीरबल ने कंबल को फर्श पर फेंक दिया
और कमरे में प्रकाश कर दिया। उसने व्यक्ति से कहा, तो तुम उड़ीसा निवासी हो और तुम्हारी मातृभाषा उड़िया है। मैं सही कह रहा हूं ना? व्यक्ति ने बीरबल से कहा कि वह सही है। अकबर ने कहा, एक आदमी चाहे कितनी भी भाषाएं बोल ले, लेकिन वह जब डरता है तो अपनी मातृभाषा में ही चिल्लाता है। बीरबल ने पहेली को हल कर दिया। अकबर ने उसकी चतुराई के लिए उसकी प्रशंसा की। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। बैल का दूध बहुत मजेदार कहानी। एक दिन की बात है कि अकबर और बीरबल दोनों एक उपवन में बैठे हुए आनंद मना रहे थे। इतने में शाम हो गई। जब बीरबल घर जाने को उद्यत हुआ तो बादशाह ने उसे रोककर कहा, बीरबल, आज कई दिनों से मैं एक बात सोच रहा था, परंतु तुमसे कहना भूल जाता था। एक हकीम दवा बनाता है, उसमें बिल के दूध को अनिवार्य आवश्यकता है। यदि तुम कहीं से उसे ला दो तो अति उत्तम हो। पत्ता खड़का बंदा भड़का। बीरबल बादशाह की मंशा समझ गया और मन में कहा कि बादशाह इस बहाने मुझे मूर्ख बनाना चाहते हैं। बीरबल बोला, इसमें घबराने की कौन सी बात है, मैं एक सप्ताह में बैल का दूध ला दूंगा। बादशाह ने कहा, 2-4 दिन और अधिक लग जाएं तो कोई चिंता की बात नहीं है, परंतु दूध का आना बहुत लाजिमी है। बहुत अच्छा, कहता हुआ बीरबल वहां से विदा हुआ। वह घर पहुंच एकांत स्थान में बैठकर बैल के दूध वाले प्रश्न पर विचार करने लगा। चिंताग्रस्त बीरबल को कई घंटे का समय मिनटों के समान बीत गया। जब भोजन करने का समय हुआ तो नियमानुसार उसकी लड़की बुलाने आई। वह अपने पिता का चेहरा उतरा और विचारमग्न देखकर ठिठक गई। जब उसको खड़े कई मिनट व्यतीत हो गए और पिता का ध्यान न टूटा तो वह उद्विग्न होकर पिता से चिंता का कारण पूछा। यद्यपि यह बीरबल की बड़ी लड़की थी और वह इसकी बुद्धिमत्ता की कई बार परीक्षा भी ले चुका था, फिर भी ऐसे गूढ़ विषय में उसे सफलता मिलेगी ऐसी आशा स्वप्न में भी न थी। इसलिए कुछ समय तक उसकी बातों को अनसुनी कर टालमटोल करता रहा। पुत्री के पुनः पुनः अनुरोध करने पर उसे विवश होकर बादशाह का जटिल प्रश्न सुनाना पड़ा। कन्या बोली, पिताजी, यह कौन सी ऐसी कठिन बात है जिसके लिए आप ऐसे चिंताकुल हो रहे हैं? चलिए, भोजन का समय बीता जा रहा है। मैं उसका उत्तर 1 हफ्ते के भीतर ही बादशाह को पहुंचा दूंगी। लड़की के ऐसे उत्तर से बीरबल की चिंता घटी और शाह सकर भोजन करने गया। इस प्रकार जब 2 दिन व्यतीत हो गए तो बीरबल की लड़की ने एक नई तरकीब निकाली। वह ढूंढकर बहुतेरे पुराने वस्त्रों को घर से बाहर निकाल लाई और उनका एक गट्ठर तैयार किया। जब आधी रात का समय हुआ तो उस गट्ठर को सिर पर लादकर नदी तट पर जा पहुंचो और छियो छियो कर वस्त्र पछाड़ने लगी। बादशाह का महल ठीक नदी तट पर बना हुआ था। अर्धरात्रि के समय नींद के प्रथम प्रहर में जब कपड़ा धोने की आवाज बादशाह के कान में पड़ी तो उसकी निद्रा भंग हो गई और पहरे वाले संतरी को पुकारकर बोला, देखो इतनी रात्रि में कौन धोबी कपड़ा छांट रहा है, उसे तुरंत पकड़कर मेरे पास लावो। पहरे वाला सिपाही हुक्म पाते ही कई अन्य सिपाहियों के साथ वहां पर जा पहुंचा जहां से कपड़े धोने की आवाज आ रही थी। वे सब बड़े हैरान और परेशान हुए क्योंकि देखते क्या हैं कि एक सिर से पैर तक अति सुंदरी युवती कपड़े पछाड़ रही है। सिपाहियों ने उसे कई बार पुकार कर बादशाह का हुक्म सुनाया, परंतु वह उनकी बातें अनसुनी कर बराबर अपने काम में व्यस्त रही। आखिर एक सिपाही उसके बिल्कुल समीप पहुंचकर बोला, अरे तू कौन है जो इतनी धृष्टता कर रही है और पुकारने पर सुनती भी नहीं? चल, तुझे बादशाह ने बुलाया है। लड़की तो येनकेन प्रकार बादशाह के पास पहुंचना ही चाहती थी, परंतु फिर भी अपना अभिप्राय छिपाकर बोली, आप लोग मुझे क्यों दुख देने पर उतारू हुए हैं? लो, मैं अपने घर चली जाती हूँ। सिपाहियों ने कहा, खबरदार, तुम्हारा भला इसी में है कि सीधे हम लोगों के साथ बादशाह के पास चलो।
लड़की कपड़ों को जहां का तहां छोड़ उनके पीछे हो ली और जब बादशाह के सन्निकट पहुंची तो बड़े अदब से झुककर सलाम की और डरीसो होकर एक किनारे खड़ी ही बादशाह के हुक्म की प्रतीक्षा करने लगो। बादशाह क्रोध से आग बबूला हो रहा था। उसने अपनी लाल लाल आंखें निकाकर पूछा, ए कमबख्त, तू कौन है और इस रात्रि के मध्यकाल में यहाँ कपड़े क्यों धो रही है? लड़की ने देखा कि बादशाह क्रोध से तमतमा गया है, इसलिए कांपती हुई गिड़गिड़ाकर खड़ाती जुबान से बोली, श्रीमान, श्रीमान, मैं तो। बादशाह को उसे घबराई हुई देखकर दया आ गई और उसे सांत्वना देते हुए बोला, तू इतना घबराती क्यों है? यदि साफ दो बतला देगी तो तुझे माफी दी जाएगी, अन्यथा बहुत कष्ट उठाएगी। लड़की ने कहा, पृथ्वीनाथ, मुझे इस समय नितांत आवश्यकता पड़ी है, जिस कारण विवश होकर कपड़े धोने आई हूँ। बादशाह ने कहा, ए अभागी, ऐसी कौन सी जरूरत थी जिसके लिए तू इतना परेशान है? लड़की ने उत्तर दिया, क्या कहूँ पृथ्वीनाथ, आज दोपहर में मेरे पिता को लड़का पैदा हुआ है, सो मैं दिन भर तो और कामों में परेशान थी। इस वक्त फुर्सत पाने पर कपड़े धोने आई हूँ, क्योंकि साफ कपड़ों की आवश्यकता आन पड़ी है। लड़की के ऐसे कौतूहलपूर्ण उत्तर को सुन बादशाह बड़ा आश्चर्यचकित हुआ और उसे फटकारते हुए बोला, हेरे नादान छोकरी, तू क्या बकती है? क्या तेरा दिमाग खप्त तो नहीं हो गया है? भला पुरुष को भी कहीं लड़का पैदा होता है? लड़की सुअवसर देखकर विनम्रता पूर्वक बोली, पृथ्वीनाथ, जब पुरुष को लड़का नहीं हो सकता तो बैल को दूध कैसे होगा? बादशाह को अपनी पहली बात स्मरण हो आई। चकित होकर लड़की से पूछा, क्या तू बीरबल की लड़की तो नहीं है? लड़की ने उत्तर दिया, जी हाँ पृथ्वीनाथ, आपका अनुमान बिल्कुल ठीक है। बादशाह उसकी इस चतुरता से बड़ा प्रसन्न हुआ और उसको आभूषण और द्रव्य पुरस्कार में देकर बड़ो इज्जत से पालकी में बैठाकर विदा किया। लड़की ने घर पहुंचकर पिता का चरण स्पर्श कर रात की घटना का सारा वृतांत कह सुनाया। बीरबल अपनी बुद्धिमती कन्या से बहुत प्रसन्न हुआ और उसका पुरस्कार उसे लौटाकर बहुत आशीर्वाद दिया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं। दोस्तों, बादशाहों की सभा में चित्रकारों के रहने की पुरानी प्रणाली है। अकबर बादशाह के दरबार में भी नियम परंपरा के अनुसार कई चित्रकार विद्यमान थे। उनमें एक सर्व प्रधान था। वह प्रति चित्र के बनवाई में 5000 पुरस्कार लेता था। एक दिन उस चित्रकार के पास एक बड़ा आदमी आया और बोला, महाशय जी, मुझे भी अपनी चित्र बनवानी है। यदि आप उसे सर्वोपपूर्ण बना सकेंगे तो मैं आपको 15,000 रुपया इनाम दूंगा। चित्रकार सहमत हो गया और दूसरे ही दिन से चित्र बनाना शुरू किया। इस काम के संपादन में उसे कई मास का अरसा लगा। जब चित्र उसकी इच्छानुकूल तैयार हो गया तो उसे लेकर रईस के पास गया। वह चित्र को लेकर अपने चेहरे से भलीभांति मिलान किया। उसमें एक स्थान पर ऐब रह गया था। साहूकार ने चित्रकार को उसे दिखलाया। वह विवश होकर दूसरा चित्र बना लाने का वचन देकर खाली हाथ लौट गया और फिर से चित्र बनाना प्रारंभ किया। इस बार पहले से भी अधिक तत्परता से चित्र तैयार किया। उसका विश्वास था कि इस मर्तबा साहूकार को चित्र पसंद आ जाएगा। दूसरे दिन फिर चित्र को लेकर शाहूकार के पास पहुंचा और पुरस्कार का दातरो हुआ। भलेमानस ने चित्र का फिर से मिलान किया, फिर भी उसके गोड़ में ऐब रह गया था। इसी प्रकार सेठ और कई बार चित्रकार को मूर्ख बनाकर लौटा चुका था। मनुष्य अपनी कामयाबी के लिए बार दो परिश्रम करता है। जब करते दो थक जाता है तो उसकी हिम्मत छूट जाती है और फिर उसके किए वह काम नहीं होता। इसी प्रकार वह चित्रकार भी अपनी नाकामयाबी से हताश हो गया और अपनी अपकीर्ति जन समुदाय में बढ़ने के भय से गंगा में डूब मरने का संकल्प किया। जिस समय गंगा तट पर पहुंचकर वह आत्मविसर्जन का उपाय सोच रहा था, उसी समय हरेच्छा से बीरबल नामी एक ब्राह्मण का दीन लड़का भी वहां उपस्थित था।
लड़का चित्रकार के मनोगत भावों को ताड़ गया और उसे ढांढस देने के विचार से पूछा, महाशय जी, आप इतना चिंताग्रस्त क्यों दिखाई पड़ते हैं? जान पड़ता है चिंता रूपी सापिन ने आपको डस लिया है। कृपा कर मुझसे अपने दुख का कारण साफ दो बतलाइए, मैं यथाशक्य उसके निवारण का प्रयत्न करूंगा। बालक के ऐसे विनम्र वचनों से चित्रकार की जीवन आशा पुनः जागृत हुई और अपना दुखद समाचार कहकर सुनाया। लड़का बोला, आप इस थोड़ी सी बात के लिए इतना अधीर क्यों हो रहे हैं? धैर्य धारण कीजिए, मैं उसका तद्रूप चित्र बना दूंगा और फिर उसे ऐप दिखलाने का अवसर न मिलेगा। केवल थोड़ा और परिश्रम कर मुझसे उसका साक्षात्कार करा दें। चित्रकार लड़के को साथ लेकर उस रईस के पास गया। बीरबल उस रईस को फांसने के लिए रास्ते में ही एक तरकीब सोच चुका था। वह बाजार से एक शीशा खरीदकर अपने साथ लेता गया। चित्रकार को देखकर उक्त रईस ने पूछा, क्या दूसरा चित्र तैयार हो गया? बीरबल ने उत्तर दिया, हाँ, तैयार करके लाया है। चित्रकार आगे बढ़कर रईस को अपना दर्पण दिखलाया। दर्पण में रईस को अपना स्वरूप ठीक ठीक दिख पड़ा। फिर उसे आनाकानी करने की कोई दूसरी तरकीब नहीं सूझी। लाचार होकर कॉल के अनुसार 15,000 रुपए देने पड़े। चित्रकार बीरबल की ऐसी युक्ति से बड़ा संतुष्ट हुआ। वह रुपया लेकर घर लौट गया, परंतु बीरबल रईस का चरण पकड़कर बोला, भगवन, मैं आपको अब नहीं छोड़ूंगा क्योंकि आप मुझे मनुष्य के रूप में देवता जान पड़ते हैं। बीरबल की हठधर्मी से विवश होकर देवता ने प्रत्यक्ष होकर दर्शन दिया और उसको बुद्धि बढ़ने का आशीर्वाद दिया। फिर बीरबल को संतुष्ट कर देवता अंतर्ध्यान हो गए। चित्र में बारंबार दोष निकालते देखकर बीरबल ने देवता को पहचान लिया था। उसी समय से लोगों की आंखें खुल गई और ऐसी जनश्रुति चल पड़ी, खुदा को अक्ल से पहचान करो। दोस्तों, अकबर बीरबल की यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। ऐसी और नई मज़ेदार कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल द यूनिक वर्ल्ड को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अपने मित्रों को ज़रूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए